स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारी हिस्ट्री की बुक में 4th चैप्टर हमारा चल रहा था आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसमें हमने बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हमने झूम काश्तकार जो थे उनके बारे में पढ़ा था और बताया था कि जनजाति समूह किस प्रकार से जीते थे। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ शिकारी थे, वो शिकार करते थे, कुछ जानवरों को पालते थे, तो कुछ घूम घूम कर खेती करते थे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो एक ही जगह रहते थे और खेती करते थे। साथ ही में हमने औपनिवेशिक काल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमारे ऊपर शासन किया तो किस तरीके से हमारी आदिवासी जातियां थीं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला। तो यहाँ आपको हमने बताया था कि आदिवासी मुखिया हुआ करते थे जो समृद्ध हुआ करते थे, शक्तियाँ हुआ करती थी। उसके बाद में उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। धूमकेती जो हमारे घुमंतु जो काश्तकार थे वो लोग क्या करने लगे, अंग्रेज़ों के यहाँ उनमें इंटरेस्ट क्यों पड़ने लगा, क्यों उनके लिए वे नियम बनाने लगे। तो आइए पढ़ते हैं आज कि वन कानून और उसके प्रभाव क्या हुए। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह जो है वो पूरी तरह से जंगल को ही अपना जीवन मानते थे और वो जानते थे कि जंगल के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो उनका जीवन था पूरी तरह से जंगलों से जुड़ा हुआ था और कानून जो बनाए गए वन में तो उनके बदलावों से आदिवासी के जीवन पे बहुत सारा प्रभाव आपको देखने के लिए मिला। कैसे मिला? अब क्या हुआ, जब अंग्रेज हमारे आए तो उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। तो उन्होंने जितने भी जंगल थे उनको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था और अपने नियम बनाकर आदिवासियों पर थोप दे और जो जंगल जो थे उसको उन्होंने राज्य की संपत्ति बना दिया था और उसके लिए उन्होंने कुछ वन के नियम बना दिए थे। कुछ जंगलों को तो उन्होंने क्या किया था, अपने अंडर में आरक्षित कर लिया था और बोल दिया था कि इस जंगल के अंदर कोई भी अंग्रेजों ने जो नियम बनाए हैं उसमें ना तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आ सकता है, घूम सकता है, खेती कर सकता है, फल इकट्ठा करना, पशु का शिकार करना, कोई भी काम करने की उनको इजाज़त दी थी। तो एक नियम में तो उन्होंने कुछ जंगलों को तो क्या किया था कि स्वतंत्र रूप से लोगों के यूज़ के लिए बिल्कुल इजाज़त उन्होंने बंद कर दी थी। दूसरा, उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन जंगलों से उनको अंग्रेज़ों को अपनी ज़रूरत के जो सामान होते हैं जैसे लकड़ी है, इमारती, ये उनसे प्राप्त होती थी। तो उन लोगों ने अपने लाभ के लिए वन कानून बनाए। जब ऐसी सिचुएशन आई तो जो हमारे धूमकेतु के जो काश्तकार थे जो अपने जीवन को जंगल को ही अपना जीवन मानते थे, वो कैसे जिंदा रह पाते। तो उनके पास जब जंगल ही नहीं है तो वो कैसे जीते। तो उनको क्या है, पेट भरने के लिए मेहनत करके कमाने की ज़रूरत थी। तो वह दूसरे जगह अपने काम को ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे स्थानों पर जाने लगे। अब दूसरे स्थानों पर जब गए तो अंग्रेज़ों के सामने ये मुसीबत आ गई कि भाई आदिवासी लोग तो दूसरी जगह काम करने चले जाएंगे तो उनके पास काम करने वाले व्यक्तियों की कमी हो जाएगी। तो उनके जो रेलवे स्लीपर्स थे, जो पेड़ की कटाई करना, लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसके लिए मजदूरों की कमी होने लगी। फिर उन्होंने अधिकारियों ने एक हल ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि झूम के काश्तकार हैं उनको जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया और उनको इजाज़त दे दी कि जी तुम यहाँ पर खेती करो, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वन विभाग में आकर क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, जिससे अंग्रेजों के जंगलों की देखभाल भी हो जाएगी और उनको जो मजदूर चाहिए वह कार्यों की पूर्ति भी हो जाएगी। यानी बहुत सारे इलाकों में उन्होंने क्या किया, सस्ती मजदूरों को अपने यहाँ गांव बसाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगा लिया। यानी उनका पूरी तरह से दमन करने में लगे हुए थे, सिर्फ ये अपना फ़ायदा देखते थे। अब आता है कि स्लीपर क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के क्षितिज आकार के जो तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे आदिवासी समूह जो थे औपनिवेशिक कानूनों का जब उनको लगने लगा कि हमें दबाया जा रहा है, मजबूरन काम कराया जा रहा है, तो विरोध करने लगा और उन्होंने नए नियमों के तहत काम करने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकार गैर कानून घोषित कर दिया। खुलेआम उन्होंने बगावत दी। 1906 में सोंगम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह भी इसी के विद्रोह के उदाहरण हैं। अब आते हैं व्यापार की समस्याएं। 19वीं शताब्दी के अंदर जो है जो जनजाति समूह थे उन्होंने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगल में जल्दी जल्दी आने लगे हैं अपने व्यापार का फ़ायदा उठाने के लिए। वे क्या करते थे, देखिए व्यापार जो होता है, व्यापारी लाभ के लिए काम करते हैं, महाजन। अब ये क्या करेंगे, क्यों आ रहे हैं जंगलों के अंदर जनजाति समूह के पास, क्योंकि उनको चाहिए वनों से उपजने वाली उपज ताकि वो उसको बेचकर लाभ कमा सके। अब वो कैसे मिलेगी, तो उन्होंने क्या किया
वनों की उपज खरीदने के लिए, लोगों को कर्जा दे के ज़्यादा उपज पैदा करने के लिए, आदिवासियों को मजदूरी रखने के लिए ये लोग वहाँ आने लगे। इन सारे बदलावों का क्या असर पड़ा ये समझने के अंदर आदिवासियों को थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उनको समझ में आया तो वो उसका विद्रोह करने लगे। अब समझने में आने के लिए उन्होंने क्या किया, रेशम उत्पादकों की स्थिति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसमें बताया गया कि भारत के जो रेशम था उसका जो था यूरोप के बाज़ारों में बहुत ही डिमांड थी। भारतीय रेशम की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और सबको आकर्षित करने वाली थी, उनके रंग वगैरह जो किए जाते थे बहुत था। इसी कारण यूरोप के मार्केट में हमारे रेशम की मांग बढ़ रही थी और निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे ही बाजार के अंदर डिमांड आने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की मांग को पूरा करने के लिए रेशम के उत्पादन पर क्या दिया जाने लगा, जोर दिया जाने लगा। वर्तमान में हमारे झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास के इलाके के अंदर संथाल जो थे जाति से, वो रेशम के कीड़े पालते थे। अब रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को क्या करते थे कि भाई आदिवासी उपज अच्छी करें, ज़्यादा कीड़े पालें, उनके लिए उनको कर्जा देना, उनके जो ये जो होते हैं कृमि कोष जो होते हैं उनको इकट्ठा करना है, रेशम के कीड़े जिनको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, 1000 कृमि कोषों के बदले में 3-4 रुपये में खरीद लेते थे। अब इनको ले जाके क्या करते थे, ये गला बर्दवान या गया भेज देते थे। उससे उनको क्या होती थी, 5 गुना कीमत मिलती थी, जिससे उनको लाभ मिलता था। अब लाभ जब व्यक्ति को मिलता है तो उसके क्या होगा, और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब निर्यातक थे, वो क्या करते थे, रेशम उत्पादकों निर्यातकों के बीच की कड़ी में बिचौलिए थे, वो जमकर क्या करते थे, वहाँ से सस्ते खरीदते थे, दूसरी जगह महंगे बेचते थे और बहुत सारा लाभ और मुनाफा कमाने लगे। रेशम उत्पादकों को तो उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं। स्वाभाविक है कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं वो धीरे धीरे क्या करे, समुदाय, बाजार और व्यापारियों को अपना क्या मानने लगे, दुश्मन, क्योंकि मेहनत तो करते थे ये और मिलता किसको था, बिचौलियों को, तो वह उसके क्या बन गए, दुश्मन बन गए। अब जो व्यक्ति थे वो काम की तलाश के अंदर इधर उधर जाने लगे, क्योंकि घर से काम की तलाश में दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी दिन पर दिन खराब होने लगी, क्योंकि वो जो कुछ करते थे उससे उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में 19वीं सदी की आखिरी में उन्होंने क्या किया, चाय के बागान जो कि अंग्रेजों ने बहुत सारे फैलाए थे उनमें काम करने के लिए, खनन उद्योग, जो माइनिंग जो हमारे होती थी वह एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था, उसमें काम करने लगे। झारखंड में कोयला खदानों के अंदर आदिवासियों को बड़ी संख्या के अंदर भर्ती किया ताकि उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और वो बिल्कुल भूखे थे तो बहुत आसानी से काम करते थे। कुछ लोग जो थे ठेकेदारों के मार्फत से भी जाकर अपनी नौकरियां प्राप्त करने लगे। ये ठेकेदार क्या करते थे, बिचौली है ना, तो ये क्या करते, कम तनख्वाह देते और दूसरों से ज़्यादा लेते थे, तो और उनको मजबूर और करते थे कि वह एक बार काम पे रख लें तो इतने दिन बाद में घर जाएंगे, इससे पहले घर भी नहीं जा सकते। इस तरह से उनका क्या होने लगा, बहुत शोषण होने लगा। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, मैं आपको थोड़ा फोकस करती हूँ इस चित्र पे भी। इसमें दिखाया है कि बंगाल के कोयला खान के मजदूर जो हैं उनको 1920 के दशक में बिहार में जहारिया और रानीगंज, जहाँ पर कोयले की बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं, खदान है, वहाँ काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी लोग ही थे। अंधेरी, एकदम अंधेरे, दम घुटू, एकदम जी घुट जाता है। इतनी गहराई में काम करना बहुत आसान नहीं होता है, इससे शरीर टूटता है, बल्कि खतरनाक भी होता है। कई बार तो माइनिंग के अंदर खदान दब जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। वे अक्सर समूचा जानलेवा होता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदान में हर साल 2000 से अधिक मजदूर मारे जाते थे, लेकिन कहते हैं ना, पेट के लिए कमाना भी ज़रूरी है, और ये मजबूरन वहाँ पर काम करते हुए नजर आते थे। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब अगला जो है इसका पार्ट, जिसमें हम नज़दीकी से देखेंगे कि क्या हालात थे, उसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।